प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की वीडियो में हम स्वर संधि के सभी भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जान चुके हैं। आज हम व्यंजन संधि आरंभ करने जा रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि के नियम हैं, उनके कोई भेद नहीं हैं। व्यंजन संधि के कई नियम हैं, इसलिए एक वीडियो में काम नहीं चलेगा। कम से कम 3 वीडियो व्यंजन संधि के बनेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको संधि के कॉन्सेप्ट को समझना है, अवधारणा को समझना है, आपको उदाहरणों को रटना नहीं है। ठीक है, आप एक बार शुरू से ही ये कोशिश करें कि हर नियम को देखें और संधि किस प्रकार होती है उसको समझें, संधि विच्छेद कैसे होता है उसको समझें। अगर आप शुरू से ही उदाहरणों को रटना शुरू कर देंगे तो आप संधि को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए नियम को देखते हुए, नियम को समझते हुए और उसे लागू करते हुए संधि को सीखने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। सबसे पहले आप ये देखिए कि व्यंजन संधि कैसे होती है, कब होती है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो कुछ विकार उत्पन्न होता है, कोई परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन व्यंजन में ही होता है। अगर बाद में व्यंजन है या स्वर है तो परिवर्तन व्यंजन में ही होता है, इसलिए उस परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि की 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। आप उसे देखिए। सबसे पहले क्या हो सकता है कि आपके पास व्यंजन हो और उसके बाद फिर से व्यंजन आ जाए, यानी संधि चिन्ह से पहले जो शब्द है उस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि व्यंजन है। तो यहां 2 व्यंजनों का आपस में मेल होगा और उस मेल से परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा। उस परिवर्तन को हम व्यंजन संधि का नाम देते हैं। दूसरा है कि यदि यहां व्यंजन हो, यानी कि संधि चिन्ह से पहले जो शब्द है उस शब्द का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है और उसके बाद में आने वाला जो ये शब्द है उस शब्द का प्रथम वर्ण यदि स्वर है तो दोनों के मेल से परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को व्यंजन संधि कहेंगे। तीसरा होता है कि पहले स्वर आ जाए और बाद में व्यंजन आ जाए। इसका अभिप्राय यह है कि जो यहां शब्द होगा उस शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन होगा, तो वहां व्यंजन संधि होगी। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि में संधि चिन्ह से पहले और बाद दोनों तरफ व्यंजन हो सकता है और एक तरफ भी व्यंजन हो सकता है। जैसे यहां एक तरफ स्वर है और एक तरफ व्यंजन है, यहां एक तरफ इधर स्वर है, इधर व्यंजन है, यानी कि दोनों में से एक और व्यंजन का होना अनिवार्य है। तब उस विकार को हम व्यंजन संधि कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं इन तीनों का एक एक उदाहरण लेता हूं। जैसे हमारे पास शब्द है उज्ज्वल। यहां संधि चिन्ह से पहले जो उत एक उपसर्ग है, इसका जो अंतिम वर्ण है वो त व्यंजन है। आप देख रहे हैं त को हल चिन्ह है, इसका मतलब त व्यंजन में कोई स्वर नहीं है। तो यहां व्यंजन है और इसके तुरंत बाद संधि चिन्ह के बाद जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण भी व्यंजन है। तो यहां 2 व्यंजनों का मेल होगा और मेल से परिवर्तन होगा।
इस तरह से, ये इस तरह से परिवर्तित क्यों हुआ, इस पर हम अभी बात करेंगे। अभी आप ये देखिए कि दोनों तरफ व्यंजन आ रहा है, तो यह उदाहरण व्यंजन संधि का उदाहरण है। दूसरा, व्यंजन के बाद जब स्वर आ जाता है, जैसे हमारे पास शब्द है जगत जमा ईश। यहां आप देखेंगे पहले शब्द की अंतिम ध्वनि त व्यंजन है, स्वर नहीं है, और यहां स्वर आ गया है, यानी कि व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, दोनों के मेल से परिवर्तन होगा। त द में बदलेगा, द में बड़ी ई जुड़ेगी, तो यह बन जाएगा जगदीश। तो जगत जमा ईश, जगदीश, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तीसरे में देखिए आप, स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, जैसे हमारे पास शब्द है अभी, एक उपसर्ग है ये, और यहां अभी के बाद यहां आ गया सेक। अब आप देखिए यहां भ व्यंजन में ई स्वर है, ये जो शब्द है इसकी जो अंतिम ध्वनि है, इसका जो अंतिम वर्ण है वो है ई स्वर, क्योंकि भी के जब हम टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, भ जमा ई, यानी कि भ तो इधर रह गया, संधि चिन्ह के पास आ गया ई, और बाद में स व्यंजन है, क्योंकि सेक के जब टुकड़े करेंगे तो स जमा ए होगा, से के टुकड़े। तो यहां संधि चिन्ह से पहले क्या है, स्वर है, और संधि चिन्ह के बाद व्यंजन है। स्वर के बाद व्यंजन आ गया, इस व्यंजन में परिवर्तन होगा, अभी जमा सेक होगा अभिषेक। ठीक है, व्यंजन संधि में कभी भी चाहे इधर स्वर है चाहे इधर स्वर है, कभी परिवर्तन स्वर में नहीं होगा, परिवर्तन व्यंजन में ही होता है, इसीलिए इसका नाम व्यंजन संधि है। तो ये हमने व्यंजन संधि को समझा कि किस किस स्थिति में व्यंजन संधि होती है। अब हम देखेंगे कि व्यंजन संधि के विभिन्न उदाहरण कौन से हैं और उसमें उनके नियम कौन से हैं, किस तरह से उसमें परिवर्तन आता है। देखिए, व्यंजन संधि का पहला नियम है कि संधि चिन्ह से पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो। ठीक है, यह संधि चिन्ह है, इससे पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो। हमारे 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, यानी कि या तो क हो, च, ट, त या प। इन 5 वर्णों में से कोई भी वर्ण संधि चिन्ह से पहले हो और संधि चिन्ह के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह। ये जो 5 व्यंजन होते हैं, जिनमें से 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल, व अंतस्थ हैं, ये 4, और ह ऊष्म व्यंजन है। इन 5 व्यंजनों को सघोष व्यंजन कहा जाता है। ये सघोष वर्ण है। तो इसके बाद संधि चिन्ह के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, 5वां नहीं, या य, र, ल, व, ह, इन 5 व्यंजनों में से कोई व्यंजन हो, या कोई भी स्वर हो, चाहे अ हो, आ हो, ई हो, उ हो, कोई भी स्वर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो ये वर्ग का पहला वर्ण होगा, संधि चिन्ह से पहले जो वर्ग का पहला वर्ण होगा, उस पहले वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देंगे। यानी कि क अगर यहां दिया हुआ है तो क अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो इसका तीसरा हो गया क, ख, ग, तीसरा हो गया ग, यानी कि क को ग में परिवर्तित करेंगे, क ग में परिवर्तित हो जाएगा। यदि यहां च व्यंजन है तो च, छ, ज, च, ज में परिवर्तित हो जाएगा।
यदि यहाँ ट व्यंजन है तो ट, ठ, ड, ट जो है वो ड में परिवर्तित हो जाएगा, यानी इनको अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित करना है जब बाद में इनमें से कोई भी व्यंजन या स्वर आ जाए। त को त, थ और द में परिवर्तित कर देंगे और प को प, फ, ब, इसे ब में परिवर्तित कर देंगे। यह है हमारा व्यंजन संधि का पहला नियम। उदाहरण से हम इसे समझेंगे। जैसे हमारे पास शब्द है दिक जमा दर्शन। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, यहां आपके पास क्या है, जो प्रथम शब्द है दिक, दिक मैंने दिशा, जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण है क व्यंजन। ठीक है, और उसके बाद आपके पास यहां आ रहा है द। अब आपको जो बाद में व्यंजन आता है तो वो व्यंजन आपने देखना है कि वो किस वर्ग का है और कौन सा व्यंजन है। जैसे द तवर्ग का वर्ण है और तवर्ग का कौन सा तीसरा वर्ण है, त, थ, द। तो किसी भी वर्ग का यहां तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, या य, र, ल, व, ह में से आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए, तो हम इसको परिवर्तित करेंगे। यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसको किसमें परिवर्तित करेंगे, यहां हमने नियम में देखा कि इसे अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल देंगे, यानी कि क को ग में परिवर्तित कर देंगे। और क्योंकि क जो है स्वर रहित है तो जिसमें परिवर्तित होगा उसमें भी स्वर रहित में ही परिवर्तित होगा, यानी क परिवर्तित हो गया ग में, इस तरह से। ठीक है, तो हम इस शब्द को लिखेंगे। जब आप एक शब्द लिखते हैं पूरा, तो उसमें जिस वर्ण का आधा रूप होता है उसे आधे रूप में ही लिखा जाता है, उसे पूरा लिख के हल चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे यदि हम इसका परिवर्तन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि क ग में परिवर्तित होगा और आधे में ही होगा, तो यहां हम आधा ग इस तरह से लिखेंगे। ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिख के ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दिग, और जो बाद में दिया हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना, तो ये हो जाएगा दिग दर्शन, यानी कि दिशाओं का दर्शन, दिशाओं का दर्शन करना, विभिन्न दिशाओं में घूमना। आप देखिए, अगर हमारे पास यहां शब्द है सत जमा व्यवहार, ठीक है, तो आप देखेंगे यहां त है, तवर्ग का पहला वर्ण हो गया। आप पहले तो इस स्थिति को देखेंगे कि क्या यही स्थिति बनती है, क्या यही नियम यहां लागू होता है। वर्ग का पहला वर्ण है, उसके बाद व आ गया, हम कह रहे हैं कि वह आ जाए तो वह आ गया, तो इसका मतलब यह है कि आप इसे अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे, यानी कि त, थ, द, तीसरा यानी कि द में परिवर्तित हो जाएगा। तो त को द में बदलेंगे तो द का आधा रूप और कोई होता नहीं है, उसे हल चिन्ह लगाकर आधा किया जाता है ऐसे। तो त को आपने द में बदल दिया, आपको इससे पहले कोई परिवर्तन नहीं करना और यहां संधि चिन्ह के बाद कोई परिवर्तन नहीं करना, आपको केवल इस वर्ण को परिवर्तित करना है, किसमें, अपने वर्ग के तीसरे में। ठीक है, कर दिया, बाकी आप ज्यों का त्यों लिख देंगे, सत जमा व्यवहार सद व्यवहार। अब आप ये देखेंगे कि यदि बाद में स्वर आ जाए तो क्या होता है। जैसे हमारे पास शब्द है वाक जमा ईश, यहां आप देखिए वर्ग का पहला वर्ण है, किसी भी वर्ग का पहला हो, वर्ग का पहला होना चाहिए, पहला वर्ण है, बाद में स्वर आ गया, कोई भी स्वर आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस क को अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित कर देंगे। और तीसरे में क्योंकि क आधा है तो ये जिसमें भी परिवर्तित होगा आधे में ही होगा। फिर बाद में जो भी स्वर दे रखा होगा, यहां तो स्वर नहीं था, यहां तो द व्यंजन था, यहां व व्यंजन था, द में अ है लेकिन ये बाद में है, पहले तो द व्यंजन है, यहां डायरेक्ट स्वर दिया हुआ है पहले, तो ये स्वर उस आधे व्यंजन में जुड़ जाएगा। जैसे आपने वा
क को आपने बदला ग में, क ख ग, तीसरे में बदलना है, ग में बदला, आधे ग में, आधे ग में ई जोड़ दिया, बड़ी ई है, जो भी स्वर होगा उसी की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये ऐसे हो गया और ये हो गया श। वाक, वाक का अर्थ होता है वाणी और ईश का अर्थ होता है स्वामी, जो वाणी का स्वामी है, वागीश। वागीश ब्रह्मा या बृहस्पति को कहा जाता है। तो ये हमने इस नियम को समझा है, लेकिन अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। मैं इसके अभी और उदाहरण लिखता हूं, उसके बाद हम इसको और अप्लाई करके देखते हैं। अब आप देखिए ये उदाहरण, इसमें पहला है दिक जमा गज। यहां आप देखेंगे क व्यंजन है, संधि चिन्ह से पहले क वर्ग का पहला वर्ण, और यहां क ख ग ये इसी वर्ग का तीसरा है। बच्चों ये जरूरी नहीं है कि जिस वर्ग का ये पहला वर्ण होगा उसके बाद उसी वर्ग का तीसरा या चौथा आए। ये किसी भी वर्ग का पहला हो सकता है और ये किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो सकता है। दोनों भिन्न भिन्न वर्गों के हो सकते हैं। ये संयोग है कि दोनों एक ही वर्ग के हैं। तो यहां वर्ग का पहला वर्ण आ गया, यहां किसी भी वर्ग का तीसरा आ गया, तो इसे अपने ही वर्ग के तीसरे में यानी कि क ख ग, ये आपको ध्यान रखना है। वर्णमाला को जब आप क्रम से याद करेंगे क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, जब आप इस तरह से याद करेंगे तब आपको पता लगेगा कि किसी वर्ग का तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो यहां आप क को ग में बदलेंगे, आधा क है, आधे ग में परिवर्तित हो जाएगा, और यह गज, दिग्गज। गज मैंने हाथी, दिक मैंने दिशा। दिग्गज शब्द का अर्थ होता है हमारी जो 8 दिशाएं हैं, मुख्य दिशाएं 4 हैं, उन 4 दिशाओं के बीच के जो कोण हैं 4 वो हैं, 4 और 4 8 दिशाएं, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से कुल दिशाएं 10 होती हैं। जो हमारी जो 8 दिशाएं हैं जो आसपास उनमें उन दिशाओं के जो रक्षक हैं, उन रक्षकों के जो हाथी हैं उनको कहा जाता है दिग्गज, यानी कि दिशाओं के गज। गज मैंने हाथी, 8 दिशाओं में फैले हुए गज, उनको कहा जाता है दिग्गज। अब दिग्गज शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र में प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, ये शब्द आगे देखिए, दिक जमा गयंद। जैसे गज मैंने हाथी होता है, ऐसे ही गयंद का मतलब भी हाथी होता है। दिक जमा गयंद, यहां देखिए वर्ग का पहला वर्ण है, यहां तीसरा वर्ण है क ख ग, तो इसे अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। तो क को आधे ग में बदल देंगे और ये गयंद लिख देंगे। तो दिक जमा गयंद, दिग्गयंद, यानी 8 दिशाओं के जो हाथी हैं, वही इसका भी अर्थ है। वाक जमा जाल, यहां वर्ग का पहला वर्ण है, यहां च छ ज, ये क वर्ग का पहला है, ये च वर्ग का तीसरा है। तो किसी भी वर्ग का हो तीसरा या चौथा या य र ल व ह या कोई भी स्वर, तो हम क्या करेंगे, यहां क को अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल देंगे। जैसे हमने यहां किया वा, और क को ग कर देंगे, क ख ग तीसरे में, और यहां आ जाएगा जाल। आपको केवल इस पहले वर्ण को परिवर्तित करना है जो संधि चिन्ह से पहले है। जो संधि चिन्ह के बाद जो वर्ण है उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। वाक मैंने वाणी, जाल मैंने जाल, यानी वाणी का जाल, धोखे से छल कपट से भरी जो बातें होती हैं, जो लुभाने वाली जो बातों के जाल में लोग फंसा लेते हैं, उन बातों के जाल को वाग जाल कहा जाता है। सम्यक जमा ज्ञान, यहाँ क है, यहाँ ज्ञ, यानी कि ज, ज और य के मेल से बनता है, यहाँ भी ज आ गया है, पहला वर्ण ज है, च छ ज तीसरा आ गया, तो यहाँ क को हम अपने ही वर्ग के तीसरे में, यानी कि क को ग में बदलेंगे। इस तरह से सम्यक और ज्ञान। ठीक है, यानी कि आप इस नियम में
पहले वर्ण को अपने ही तीसरे में बदलते जाएं, लेकिन आपको कब बदलना है, जब यहां किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह इन 5 सघोष व्यंजनों में से कोई हो, या फिर कोई भी स्वर हो। ठीक है। अब आप देखिए वाक जमा दान, यहां क हल चिन्ह है, यहां द आ गया, त, थ, द तीसरा वर्ण है। आप ये देखो यहां पहला है, यहां कौन सा है, तीसरा है, तो इसको अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। तो क जो है वो ग में बदलेगा, यहां लिखा भी हुआ है क ग में बदलेगा, और यहां दान, वाग दान, वाणी का दान। वागदान कहते हैं सगाई को, यानी कि कन्या का विवाह कर देने की जो रीत है, उस रीत से पहले, विवाह से पहले कन्या का हाथ दूसरे हाथ में देने की जो रस्म होती है, जो वचन होता है, उसको कहते हैं वागदान, यानी कि सगाई को वागदान कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए वाक जमा दत्ता, यहां क को हल चिन्ह है, वर्ग का पहला वर्ण है, यहां त, थ, द तीसरा वर्ण आ गया, तो आप इसी तरह से क को ग में बदल देंगे तीसरे में, और यहां दत्ता, वाग दत्ता। वाग दत्ता कहते हैं उस कन्या को कहते हैं जिसका विवाह कर देने का वचन दिया गया है, उस कन्या को वाग दत्ता कहा जाता है। आगे देखिए वाक जमा दंड, ये भी उसी तरह से है, वर्ग का पहला वर्ण है और त, थ, द तीसरा वर्ण आ गया, तो इसको अपने ही वर्ग के तीसरे में, यानी कि क को ग में बदल देंगे, वाग दंड। दंड का अर्थ, दंड के कई अर्थ हैं। दंड का अर्थ सजा भी होता है, दंड देना। दंड का अर्थ डंडा भी होता है। दंड का अर्थ एक प्रकार का कसरत भी है, जो दंड पेलते हैं पहलवान, उसको भी दंड कहा जाता है। यहां दंड का अर्थ है वाक जमा दंड, दंड मैंने सजा। वाणी के माध्यम से जो दंड दिया जाता है उसे वाग दंड कहते हैं। जैसे हम किसी को डांटते डपटते हैं, डांट देते हैं, तो वो जो डांटना है उसको संस्कृत में वाग दंड कहा जाता है। ठीक है। वाक जमा देवी, वाणी की देवी। वाणी की देवी कौन है? सरस्वती है, तो वाग देवी सरस्वती के लिए आता है। वर्ग का पहला वर्ण यहां तीसरा आ गया, तो इस पहले को अपने ही वर्ग के तीसरे में, क को ग में, और यहां देवी, वाग देवी अर्थात सरस्वती। यहां देखिए दिक जमा दिगंत, तो यहां क्या आ गया? वर्ग का पहला वर्ण यहां तीसरा है, तो पहले वर्ण को हमने तीसरे में आधे में बदल दिया। उसके बाद दी, यहां कोई परिवर्तन नहीं है। अब यहां द को ह्रस्व ई है, तो उसकी मात्रा अब यहां से ना आकर यहां से आएगी, क्योंकि ये आधा है, तो यहां से मात्रा आ जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है। दिग जमा दिगंत, दिग दिगंत। दिक जमा विजय, यानी कि दिशाओं, हर दिशा में विजय प्राप्त करना, उसको कहते हैं दिग्विजय। तो यहां क्या है? वर्ग का पहला वर्ण है, यहां व आ गया, व आने पर भी यही नियम लागू होगा, तो क को ग में बदल देंगे। ऐसे आधा क है, आधे ग में बदलेंगे, विजय शब्द लिखेंगे, तो वही बात आपको ये ऊपर वाली ध्यान रखनी है। छोटी ई है, तो यहां से न आकर इसकी मात्रा यहां से आ जाएगी, और ज और य, दिक जमा विजय, दिग विजय। इसके बाद दिक जमा भ्रम, दिशाओं का भ्रम। कई बार हमें दिशा का पता नहीं लगता कि उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी है, तो दिशाओं का भ्रम उपस्थित हमारे सामने हो जाता है, तो उसे कहते हैं दिग्भ्रम। तो क के बाद भ आ गया। भ आप देखिए कौन से वर्ग का है? पवर्ग का। प फ ब भ पवर्ग का चौथा वर्ण है, तो हमने कहा किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो इसको अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। तो ये ऐसे बदल गया दिग, और ये भ्रम। इसके बाद देखिए ऋक जमा वेद, यहां क है, ऋक का अर्थ होता है ऋचाएं, जो वेद के मंत्र हैं उनको ऋचाएं उनको कहा जाता है। क और यहां बाद में आ गया व, तो हम क्या करेंगे? क को ग में बदलेंगे अपने ही वर्ग के तीसरे में, और बाद में वेद।
ऋक जमा वेद ऋग्वेद होता है। ठीक है, यही हमारा पहला वेद है। चारों वेदों में से पहले ऋग्वेद लिखा गया। वाक जमा वीर, तो यहाँ क के बाद व आ गया, यही नियम लागू हो रहा है। क को ग में बदल देंगे और वाग वीर, यानी जो वाणी में वीर हो। वागवीर शब्द का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि कोई बोलने में बहुत अच्छा वक्ता है तो उसे हम कहेंगे कि वो वागवीर है, नहीं। वागवीर वो होता है जो फालतू ही बोलता रहता है, जो बेकार की बातें बोलता रहता है, करता कुछ नहीं है और बातें करने में वीर होता है, उसे कहते हैं वागवीर। उपयोगी बातें नहीं करता, अनुपयोगी और केवल ऐसी बातें जिसमें कुछ अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो। ठीक है, षट जमा गुण। अब आप यहां देखिए, वर्ग का पहला वर्ण है ट वर्ग का पहला वर्ण है, और यहां क ख ग किसी भी वर्ग का तीसरा आ गया, तो इसको अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे, ट ठ ड, तो इसको ड में बदलेंगे। यहां ये ड हो गया, षड गुण। ठीक है, 6 प्रकार के गुण होते हैं, उन्हें षडगुण कहा जाता है। षट जमा यंत्र, इसी तरह से वर्ग का पहला वर्ण है य व्यंजन आ गया, तो इस ट को अपने ही वर्ग के तीसरे में ड में परिवर्तित कर देंगे। षड यंत्र, 6 प्रकार के यंत्र राजनीति विज्ञान में होता है। राजनीति में कि किस तरह से शत्रु के साथ संधि करनी है या उसके साथ युद्ध करना है, ऐसे 6 जो है तरीके होते हैं राजनीति के, उसे षड्यंत्र कहा जाता है। वैसे षड्यंत्र का सामान्य अर्थ है साजिश। ठीक है, साजिश। आगे देखिए, षट जमा दर्शन, तो षट मैंने होता है 6 और दर्शन यानी हमारी जो फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन में दर्शन के 6 अंग होते हैं, तो 6 प्रकार का दर्शन है। यहाँ देखिए आप, ट वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ त थ द आ गया तीसरा वर्ण, तो हम इसको अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल देंगे, ट ठ ड इसमें, और ये दर्शन। षट जमा दर्शन, षड दर्शन। आप एक बात का ध्यान रखना कि ये जितनी भी संधियां हैं जो हम पहले कर चुके हैं, स्वर संधि सारी, व्यंजन संधि जो हम कर रहे हैं और आगे करेंगे, फिर विसर्ग संधि करेंगे, इन सब संधियों में ये जो वर्ण है ढ़ और ढ, इनका प्रयोग कहीं नहीं होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ षडगुण कर देते हैं, ड लिखने की बजाय यहाँ दंड, ड लिखने की बजाय ड़ लिख देते हैं, ये गलत है। ये सारे उदाहरण संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, और क्योंकि ये दोनों ध्वनियाँ हिंदी की अपनी हैं, ये संस्कृत में थी ही नहीं, इसलिए किसी भी उदाहरण में संधि में आप इन वर्णों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे षड्यंत्र लिखते समय आपको यहाँ नीचे बिंदु नहीं लगाना। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम, लेकिन उदाहरण अभी पूरे नहीं हुए हैं। मैं इसके बाद अभी ऐसे उदाहरण भी दूंगा जिसमें इसके बाद स्वर आएगा, वर्ग के पहले वर्ण के बाद स्वर आएगा। अभी हम उनको भी देखते हैं। अब आप ये उदाहरण देखिए, यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है ट और यहाँ आ गया र। वर्ग के पहले वर्ण के बाद यहाँ र आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग के पहले वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल देंगे, ट ठ ड, यानी ट को हमें ड में बदलना है। क्योंकि ट आधा है, स्वर रहित है, तो हम ड भी स्वर रहित रखेंगे। यहाँ रस, षड रस। अब आप देखिए, हमने पढ़ा था र के विभिन्न रूप में, आपको हमने पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज कराता हूं कि जब ट ठ ड ढ, टवर्ग की हम बात कर रहे थे कि ट ठ ड ढ, इन चारों में से कोई भी व्यंजन जब आधा होता है और उसके बाद र आ जाता है, तो हम र को उसके नीचे ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये यही स्थिति है, ड आधा है और उसके बाद र आ रहा है, तो आप इसे ऐसे लिख दें। ये रूप बिल्कुल सही है। ठीक है,
आगे देखिए 6 प्रकार के रस होते हैं, जैसे मीठा, नमकीन, तीखा, तो वही षट रस बोलते हैं उसको। षट जमा राग, तो यहाँ वर्ग का पहला वर्ण यहाँ र आ गया, तो हम इस पहले वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देंगे। ट ठ ड, ट को ड में बदलेंगे। यहाँ आ गया राग, षड राग। तो आप इसे, क्योंकि ड के बाद र आ रहा है, ड आधा है, ड अगर पूरा होता तो ऐसे ही रहता, ड आधा है र पूरा है, तो ये र इसके नीचे ऐसे लगेगा, और आ की मात्रा है र के साथ, और ग, षड राग, यानी कि 6 प्रकार के राग। राग भैरव है, ठीक है, मल्हार है, इस तरह से 6 राग होते हैं। सत जमा भावना, वहाँ यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है त आ गया, और उसके बाद प फ ब भ, पवर्ग का चौथा वर्ण है, तो इसको त को हम किस में बदलेंगे? द में। त थ द। ये ध्यान रखना है, जो यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है उसे अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलना है, ना कि इसके तीसरे में, अपने वर्ग के तीसरे में, यानी त थ द, इसी को काउंट करना शुरू कर दे यहीं से। तो यहां द में बदल दिया, हल चिन्ह लगा दिया, भावना, सद भावना। आगे देखिए, सद्भावना मतलब अच्छी भावना। तत् जमा भव, तो यहां त तो ज्यों का त्यों रहेगा, वर्ग के पहले वर्ण के बाद चौथा आ गया, तो इसको द कर देंगे, तद और भव, तद भव, यानी उससे, तद मैंने उससे, भव मैंने बना हुआ, उससे बना हुआ। तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत से कुछ विकृत होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उत जमा घोष, तो यहाँ त वर्ग का पहला वर्ण, यहाँ क ख ग घ का वर्ग का चौथा वर्ण है, तो त को द में बदल देंगे, इस तरह से उद और घोष, उद्घोष। उद्घोष मतलब नारा लगाना, ऊंची आवाज में पुकार करना, वो नारा लगाना, उसे कहते हैं उद्घोष। सत जमा धर्म, त यहाँ त थ द ध, यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ चौथा है, तो इसे अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल देंगे, सद धर्म। ठीक है। दूसरी बात आप ये देखें कि द आधा है, ध पूरा है। जब आधा द और ध पूरा हो तो हम इस द के पैर में ध को ले जा सकते हैं, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम बुद्धि शब्द में लिखते हैं, शुद्धि में लिखते हैं, सद धर्म। इसका भी अर्थ वही है, स फिर आधा द फिर ध पूरा फिर र और म, सद धर्म। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों रूप सही हैं। यहां आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, कई बार होता है शब्द सत जमा कर्म, और जैसे हमने यहां सत को सद कर दिया, यहां भी सत को सद कर दिया, और जगह भी हम करेंगे, ठीक है। अब सभी इसको ऐसे कर देते हैं सद कर्म, ये यहां गलत है, ठीक है। गलत क्यों है? देखिए क्या यहां नियम लागू हो रहा है, यहां है वर्ग का पहला वर्ण और यहां क्या है, ये भी वर्ग का पहला ही वर्ण है। नियम कहता है कि जब वर्ग के पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा वर्ण आए, या य र ल व ह आए, या कोई भी स्वर आए, तब आप इसे अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। यहां ऐसी स्थिति नहीं है और फिर भी हम बदल रहे हैं, ये गलत है। तो होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि इनके बीच संधि ही नहीं होगी, सत जमा कर्म सत्कर्म ही लिखा जाएगा। सिर्फ अंतर इतना है, अभी यह सत अलग लिखा हुआ है तो त को पूरा लिख के हल चिन्ह लगाया हुआ है, लेकिन जब आप इकट्ठा लिखेंगे तो शब्द के बीच में कभी भी पूरा लिख के हल चिन्ह नहीं लगाते, तो यहां आधा लगा दिया क्योंकि इसका आधा रूप बनता है। पूरा लिख के हल चिन्ह उसको लगाएंगे जिसका आधा रूप नहीं बनता, जैसे द का नहीं था तो हमने हल चिन्ह लगा दिया था, यहां हमने लगा दिया, यहां लगा दिया, ठीक है। लेकिन त का आधा रूप होता है, तो सत कर्म। यहां आप देखेंगे इसको संधि नहीं कहते, क्योंकि संधि में क्या होता है कि ध्वनियों में परिवर्तन होता है, वर्णों में परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है। यहां कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, कोई दो ध्वनियां मिलकर एक नहीं बनी, किसी ध्वनि का लोप नहीं हुआ, कोई भी ध्वनि दूसरी ध्वनि में परिवर्तित नहीं हुई।
आपने स लिखा, त भी लिखा, आधा था आधा लिखा, क और र और म आपने बिल्कुल सेम लिखा, तो इसको कहते हैं संयोग। यहां केवल ये दो शब्द आपस में जुड़ रहे हैं, परिवर्तन नहीं है, इसी का नाम संयोग है। ठीक है, ये संधि नहीं है, तो सत जमा कर्म सत्कर्म ही रहेगा, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अप जमा ज। अप का मतलब होता है जल, और ज का मतलब होता है जन्मा, उत्पन्न, जल में उत्पन्न, उसे कहते हैं अब्ज। तो यहाँ प वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ च छ ज तीसरा वर्ण आ गया, तो पहले वर्ण के बाद तीसरा वर्ण, यानी इसको अपने ही तीसरे में बदल देंगे, प फ ब। प जो है वो ब में बदल जाएगा, तो प का ब हो गया आधा ब, और ज अब्ज। अब्ज का अर्थ होता है कमल, जो अप में जन्मा हो, जल में जन्मा हो। ठीक है, अब्ज, अब्ज माने कमल। अप जमा द, अप यानी कि जल, और द मतलब देने वाला, जल देने वाला। तो यहां वर्ग का पहला वर्ण, यहां तीसरा, तो प को ब में बदलेंगे, और द जो का त्यों रहेगा अब्द। अब्द का अर्थ होता है बादल, बादल का पर्यायवाची है, और अब्द मैंने वर्ष भी होता है, वर्ष, साल। अच जमा अंत, अच मैंने स्वर, अंत मैंने अंत, जिसके अंत में स्वर हो उसे कहते हैं। तो यहां वर्ग का पहला वर्ण आ गया, यहां बाद में स्वर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पहले वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। आप च को किस में बदलेंगे, ज में, आधे में। ठीक है, और अंत का अ उस आधे ज में जुड़ेगा। आपने क्या किया, इस च को किस में बदला, ज में। ठीक है, ज में फिर क्या जुड़ेगा, जो यहां स्वर होगा। अभी तक तो ये जो उदाहरण थे उनमें कहीं बाद में स्वर नहीं था, लेकिन इनमें क्या है, सभी में बाद में स्वर है। ठीक है, तो यहां जो अ है वो अ इस ज में जुड़ेगा, तो क्या होगा, ज पूरा हो जाएगा। ऊपर अनुस्वार है वो लिख देंगे, अच जमा अंत अजंत। जगत जमा ईश, यहां वर्ग का पहला वर्ण है, बाद में स्वर आ रहा है, तो आप क्या करें, दिमाग में रखें इस बात को कि त को हमने द में बदल दिया तीसरे में, और द आधा था उसमें बड़ी ई जोड़ दी। जो पूरे जगत का ईश है उसे जगदीश कहा जाता है। यहां मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि संधि में जहां भी जगत शब्द आएगा, जैसे जगत जमा अंबा, जगत जमा ईश, आगे भी आएंगे जगत जमा जननी। ठीक है, तो जहां भी संधि में जगत शब्द आएगा, सब में त को हल चिन्ह लगेगा। एक जगत शब्द ये होता है जो हमने ये लिखा है, जगत का अर्थ होता है संसार, विश्व। और एक जगत ये होता है जिसका बहुत कम प्रयोग होता है, हम तो शायद गलती में कर देते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक सार्थक शब्द है, पर इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इस जगत का क्या अर्थ होता है, जो कुआं होता है, कुआं। ठीक है, उस कुएं के चारों ओर की जो मुंडेर होती है, वो कुएं का जो चबूतरा होता है, उस चबूतरे को जगत कहा जाता है। ठीक है, परंतु संधि में कहीं भी इस जगत शब्द का प्रयोग नहीं आता, तो इसलिए आप ध्यान रखें, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो समझ लो गलती से लिखा हुआ है, वहां ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि संधि में जगत हमेशा संसार के अर्थ में ही आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। संधि विच्छेद करते समय भी ध्यान रखना है। दिक जमा अंबर, क है, वर्ग का पहला वर्ण स्वर आ गया, तो क को ग में बदलेंगे, आधे ग में अ जोड़ेंगे तो ग पूरा हो जाएगा। दिक जमा अंबर, दिगंबर, दिगंबर होता है दिशाएं, दिक माने दिशा, अंबर माने वस्त्र, अंबर माने आकाश भी होता है, लेकिन यहां अंबर का अर्थ है वस्त्र। दिशाएं ही है वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान शिव को दिगंबर कहा जाता है, नागा साधुओं को दिगंबर कहा जाता है, और जैन धर्म का जो एक संप्रदाय है वो भी दिगंबर है। एक श्वेतांबर है जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और एक दिगंबर है जो वस्त्र पहनते ही नहीं है, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। तो वह दिगंबर संप्रदाय है, जैन धर्म का एक संप्रदाय, और भगवान शिव भी दिगंबर हैं। ठीक है, जगत जमा अंबा, जो पूरे जगत की संसार की अंबा है, अंबा मतलब माता है, उसे कहते हैं। तो त वर्ग का पहला वर्ण स्वर आ गया, तो त को द में बदलेंगे, त था द, आधे द में अ जुड़ेगा तो द
पूरा हो जाएगा। जगत जमा अम्बा, जगदम्बा, सारे संसार की अम्बा है जो, माँ है जो। षट जमा आनन, षट मैंने 6, आनन मैंने मुख, ठीक है। तो यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ आ स्वर है, स्वर आ गया, कोई भी स्वर हो तो इसको अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। तो ट को किस में बदलेंगे? ड में, ड़ में नहीं, ड में बदलेंगे और ड में आ जोड़ेंगे तो डा हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखना है आपको, डा, ये नीचे बिंदु नहीं लगाना, संधि में कहीं भी नहीं आएगा, किसी भी शब्द में, किसी भी उदाहरण में नहीं आएगा, ठीक है। तो षट जमा आनन, षडानन, 6 है आनन जिसके, आनन मैंने मुख, 6 है मुख जिसके, भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को षडानन कहा जाता है। प्राक जमा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मतलब इतिहास का, और प्राक का अर्थ होता है पहले, प्राक एक उपसर्ग है, यानी जो इतिहास लिखा गया, लिखित इतिहास से पहले भी इतिहास रहा है, उस पहले के इतिहास को प्रागैतिहासिक कहते हैं। यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ स्वर है, तो इस पहले वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे में क ख ग में बदलेंगे, ग में अय जोड़ेंगे। ये जो अय है इसकी आप जानते हैं 2 मात्राएं होती हैं, ये 2 हैं, प्रागै ति हा सिक, यानी इतिहास लिखने से पहले का जो समय है उसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है। सत जमा उपदेश, यहाँ क्या होगा? वर्ग का पहला वर्ण, यहाँ स्वर आ गया तो इसको द में बदलेंगे। कौन से द में? आधे में, स्वर रहित में, और फिर उस द में क्या करेंगे? ऊ स्वर जोड़ देंगे, तो ये बन गया सदुपदेश, अच्छा उपदेश, सदुपदेश, ठीक है। इसके बाद तत् जमा उपरांत, यहां वर्ग का पहला वर्ण स्वर आ गया, त, इस त को द में बदलेंगे आधे में, उसमें ऊ जोड़ेंगे, ऐसे तदु, और ये परांत, तदु परांत, यानी उसके पश्चात। तत् मैंने उसके, उपरांत मैंने पश्चात, तदुपरांत का मतलब उसके पश्चात, उसके बाद। तत् जमा अनुकूल, यहां वर्ग का पहला वर्ण है, यहां स्वर आ गया तो इस त को द में बदलेंगे आधे में, और फिर अ जोड़ने से द पूरा हो जाएगा, तद नुकूल। तो ये ध्यान रखें आप, ये तदानुकूल नहीं बनेगा, यहां द को आ की मात्रा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि त द में बदला आधे में, और जो स्वर यहां है वही तो द में जुड़ेगा। यहां अनुकूल शब्द है, अनुकूल तो नहीं होता, तो आ यहां जुड़ेगा ही नहीं, तो इसलिए यह शब्द बनेगा तदनुकूल, तदानुकूल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही तत् जमा अनुसार, तदनुसार बनेगा, तदानुसार नहीं बनेगा। आपको ध्यान रखना है, जो यहां स्वर हो वही आप पिछले व्यंजन में जोड़ दें। बृहत जमा रथ, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। यहां आप देखिए बृहत जमा रथ, बृहत होता है विशाल, विशाल रथ को बृहत रथ कहा जाता है। वर्ग का पहला वर्ण है र आ गया, य र आ गया, तो हम क्या करेंगे? ब्री ह, यहां तक तो कोई परिवर्तन नहीं है, इस त को द में बदलेंगे, त थ द, आधे द में बदलेंगे, आधा द ऐसे होता है, बाद में र आ गया, और आधे द के बाद जब र आता है तो द जो है वो उसके पैर में र ऐसे हो जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको ये कैसे बना? दोबारा देखिए, बृहत जमा रथ, यहां त है, यहां वर्ग का यहां जो है र आ गया, तो त को अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे, त थ द, आधा त आधे द में बदलेगा, ये हमने आधा द बना दिया। बाद में क्या है? र, तो हम इसको ऐसे लिख दें। अब आप देखिए, आधा द और र कभी भी ऐसे नहीं लिखे जाते, जब आधे द के बाद र आ जाता है तो र इसके पैर में आ जाता है, पदेन र हो जाता है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा, ब्रीह द, र इसके पैर में आ जाएगा, और थ, बृहद्रथ। विशाल रथ को, बड़े रथ को बृहद रथ कहा जाता है, तो ये इसमें होगा। बस इसको अंत
अंतिम रूप देने से पहले मैं एक बात और बता दूं, एक दो उदाहरण। एक तो ये अभी जो मैंने मिटाया था उदाहरण, वो था षट जमा ऋतु। मैं आपको केवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूं, जो ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ अलग हैं। आपको सामान्यतः ये पूरे उदाहरण नहीं मिलेंगे। षट जमा ऋतु, अब आप देखिए इसमें क्या है, वर्ग का पहला वर्ण, उसके बाद री आ गया, तो वही तरीका वही है, ट को ड में बदलेंगे ऐसे आधे में, फिर री इसमें जुड़ेगा। तो इसको ऐसे भी लिखा मिलता है कि री को ऐसे लिख दिया, इसके अंदर जोड़ा नहीं, ऐसा रूप भी मैंने शब्दकोश में देखा है। और दूसरा क्या होगा, क्योंकि ये ड व्यंजन आधा है तो री स्वर इसमें जुड़ेगा, जैसे हम सभी स्वरों को जोड़ते आए हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे री की मात्रा लग जाएगी। आपने ड व्यंजन में कभी री की मात्रा लगी देखी नहीं होगी, आज आप यहां देख लें कैसे आया, ट ड में बदला, ड में री की मात्रा जुड़ गई, और ये तू, षड ऋतु। क्योंकि हमारी 6 ऋतु होती हैं, ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर, वसंत, ठीक है, शरद, तो ये 6 ऋतुएं हैं, इनको षड ऋतु कहा जाता है। तो ये बात रही। यहां आप अब एक दो बातें और देखेंगे, फिर हम इसका समापन करेंगे। सत जमा उपदेश बहुत बार पेपर में आता है और तत् जमा उपरांत भी आता है। जब ये आता है सत जमा उपदेश, ठीक है, ये शब्द शुद्ध वर्तनी में भी कम से कम 6-7 बार 8 बार आ चुके हैं, और 1-2-3 बार संधि में भी आ चुके हैं। अब आप देखिए, सत जमा उपदेश आते ही सारे क्या करते हैं, सदोपदेश कर देते हैं, या तत् जमा उपरांत आते ही इसका उत्तर लिख देते हैं तदोपरांत। जन्म जमा उत्सव पढ़ लिया और बोल दिया जी कि जन्मोत्सव हो गया, ये तो हो गया, ठीक है, गुण संधि के अनुसार अ और उ मिलकर ओ हो गया, यहां कर दिया। अब उनको इतना ध्यान नहीं रहता कि यहां अ नहीं है। ये नियम तब था जब यहां अ था, यहां उ था, दोनों तरफ स्वर था, और अ और उ मिलकर ओ हो गया था। यह स्वर संधि का उदाहरण था। यह आपके सामने उदाहरण है, त में कोई अ नहीं है, अकेला व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ये व्यंजन संधि के हैं, ये स्वर संधि का, क्या करते हैं, दोनों चीजें कर देते हैं। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार तो क्या करते हैं कि त के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया, त के बाद कोई भी स्वर आ गया तो त को द में बदल दिया, यहां तक तो कर दिया व्यंजन संधि के अनुसार। उसके बाद क्या किया, गुण संधि का नियम लगा दिया कि बाद में उ आ गया तो उ आने से ओ हो जाता है, तो फिर यहां ओ कर दिया। अरे यहां आप इसका भी लगा रहे हो, इसका भी लगा रहे हो, व्यंजन संधि का नियम भी लगा रहे हो और इसका भी, गुण संधि का भी, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गलत है। यहां गुण संधि है ही नहीं, ये त पूरा नहीं है, यहां अस्वर नहीं है, तो इसका बनेगा सत जमा उपदेश सदुपदेश, जैसे मैंने यहां बनाया हुआ है। इसी तरह तत् जमा उपरांत क्या होगा, तदुपरांत होगा, तदोपरांत नहीं होगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको व्यंजन संधि का यह पहला नियम उदाहरण सहित समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल एक अच्छे ढंग से और शब्दों के अर्थ भी बताते हुए और उसके पीछे नियम कैसे लागू हो रहा है और कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है, सारी बातों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। आगे की वीडियोस में हम व्यंजन संधि के अन्य भेदों के बारे में पढ़ेंगे। आप अवधारणा पर ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।